तो आज हम मैकेनिकल सेम 7 का सब्जेक्ट रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से चालू करेंगे। उसका फर्स्ट मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड सोलर रेडिएशंस। इसमें हम ये नीचे दिए हुए सब पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे ग्लोबल एंड नेशनल करंट एनर्जी सिनारियोज से। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफ़र होती है एक सोर्स से दूसरे में, मोस्टली सोर्स से सिंक में। और सबको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता ही रहेगा, that energy can neither be created nor be destroyed, but it transfers from one form to another। इसका मतलब ये है सरल भाषा में कि एनर्जी जो है वो कभी अपन बना नहीं सकते या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एनर्जी सोर्सेस क्या रहते हैं। एनर्जी सोर्सेस एक टाइप के रिजर्वायर्स बोल सकते हो उसको, या फिर सिस्टम बोल सकते हो, जिसका एनर्जी लेवल जो रहता है वो बाकियों से कंपैरेटिवली हायर रहता है। और हमेशा जो एनर्जी का फ्लो है ना वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी में होता है, जैसे कि एक वार्म बॉडी से कोल्ड बॉडी में होता है। और एनर्जी एक बेसिक नीड है कोई भी टास्क या काम को परफॉर्म करने के लिए। और धरती के लिए सन ही एक बहुत बड़ा मेन एनर्जी सोर्स है, और बाकी सोर्सेज भी है जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, लेकिन वो नॉन रिन्यूएबल है। और सन एक ऐसे कि वो रिन्यूएबल सोर्स है। और ह्यूमन सिविलाइजेशन को एनर्जी लगती ही है फंक्शन करने के लिए। वो जहाँ मतलब हम लोग को मिलती किधर से, ज़्यादा करके फॉसिल फ्यूल से, न्यूक्लियर फ्यूल से, या फिर बाकी रिन्यूएबल सोर्सेज जो है जैसे कि सन हो गया, विंड हो गया, उधर से। और हर एक सिस्टम जो भी है अर्थ में वो एनर्जी के बिना काम ही नहीं कर सकता। ये अगला टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, द रोल ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इन द करंट एनर्जी सिनारियोज ऑफ इंडिया। तो एनर्जी मैनेज करना इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज ऑफ इंडियाज़ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया को एनर्जी का हाई डिमांड एक सस्टेनेबल वे में और अफोर्डेबल प्राइस में पूरा करना पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए। इंडिया की इकोनॉमी 1991 में 5.8% से ग्रो हुई थी, और अभी 2010 या 11 में 8.6% से ग्रो हुई थी। और इंडिया में पॉवर्टी और ख़त्म करना और लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाने के लिए इंडिया को उसका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 8 to 10% में रखना पड़ेगा मिनिमम अगले 25 सालों तक। तो देखते हैं एनर्जी सोर्सेस क्या क्या है इंडिया में। सबसे पहला है कोल। इंडिया के पास बहुत अच्छे रिजर्व्स है कोल के, अप्रॉक्स 84 मिलियन टन्स, जो हमें अगले 230 सालों तक हमारे साथ रहेंगे। और इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, और मेनली कोल हमें मिलता है आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड और वेस्ट बंगाल से। ओके, नेक्स्ट पार्ट है ऑयल। ऑयल मेक्स अप टू 36% ऑफ इंडियाज़ एनर्जी कंजम्पशन। और इंडिया में जितना भी ऑयल लगता है उसमें से 70% ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है गल्फ़ कंट्रीज से। इंडिया अप्रॉक्स 32 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल बनाता है, लेकिन 110 मिलियन टन्स वो एक्सपोर्ट करता है। ओके, जिसका खर्चा अप्रॉक्स 1,10,000 करोड़ होता है, वो भी एनुअली। और नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अकाउंट्स फॉर अप टू 8.9% ऑफ इंडियाज़ एनर्जी नीड्स। और इंडिया को अप्रॉक्स 96 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पर डे नेचुरल गैस का कंजम्पशन लगता है, लेकिन हम लोग बस 67 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उतना अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। तो इंडियाज़ टोटल इलेक्ट्रिसिटी पावर कैपेसिटी वॉज 1,12,000 megawatt in 2004, with 77,000 megawatt from thermal energy, 28,000 from hydro energy, 2,000 from nuclear, and 1,800 from wind energy in 2003. So India generated up to 531 billion units of power that time. और इलेक्ट्रिसिटी हर किसी को लगता है, सबको पता ही रहेगा। और एक सोर्स है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर मेक्स अप टू 2.4% ऑफ इंडियाज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इंडिया के पास 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है और 5 पावर स्टेशंस है, और बाकी अभी बन रहे हैं धीरे धीरे। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। आपको मैं सोलर रेडिएशन के कुछ टर्म्स बताऊंगा, सोलर ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगा, बहुत सारे एंगल्स है जो हमें आगे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं।
मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल, सोलर एनर्जी क्या है? तो देखो, सोलर एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो हमें सन से मिलती है। वो एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और वो हम हीट में या इलेक्ट्रिसिटी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आपको पता ही रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम सोलर पैनल्स यूज़ कर सकते हैं और हीट में करने के लिए हम सोलर थर्मल सिस्टम्स लगाते हैं, जैसे आपका घर में हीटर रहेगा, सोलर हीटर्स वगैरह। तो देखते हैं नेक्स्ट। अभी एडवांटेजेस बहुत सारे इसके, जैसे सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, कभी ख़त्म नहीं होगी। सोलर एनर्जी से कोई हार्मफुल रेडिएशंस नहीं होते, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। सोलर सिस्टम्स की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस कर सकते हैं और हमें पावर मिल सकती है और हम लोग खुद जनरेट कर रहे हैं इसको। ओके, और इसका ना मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, बस इंस्टॉलेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा लेकिन मेंटेनेंस बहुत कम है। और सोलर एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड नहीं है, तो फिर इसकी वजह से आगे की जनरेशन्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी तो है। सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये रात को तो नहीं चल सकती क्योंकि सन का रेडिएशंस नहीं आएंगे, और जब भी बादल रहेंगे, क्लाउडी डेज रहेंगे, तभी नहीं चल सकती। जैसे मैंने बोला था, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई है और एनर्जी स्टोर करना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि एक्सपेंसिव बैटरीज वगैरह वो सब लगेंगे। और जो सोलर पैनल की एफिशिएंसीज़ है वो अप्रॉक्स 15 to 20% है सिर्फ, और जगह भी बहुत लगती है इंस्टॉल होने को। तो मतलब ये कुछ सेटबैक्स है जो हमें फेस करने पड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल सोलर एनर्जी एक बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का। तो ठीक है, नेक्स्ट है फिर सोलर रेडिएशन क्या होता है। फिर सोलर रेडिएशन रिफर्स टू द एनर्जी एमिटेड बाय द सन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी सन से हमारे अर्थ तक एनर्जी किस फॉर्म में आती है? वेव्स के फॉर्म में आती है मेनली, और जो वेव्स है वो ट्रैवल करते हैं थ्रू स्पेस, उससे हम हीट एंड लाइट मिलता है उससे हमें, और हम लोग उसको ना वेवलेंथ के ऊपर कैटेगराइज करते हैं और एनर्जी के ऊपर कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि इधर लिखा हुआ है, अल्ट्रा वायलेट रेस, विजिबल रेस, नियर इंफ्रारेड रेस। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, बोथ लैटिट्यूड एंड इवेल्युएशन, सीजन, टाइम ऑफ द डे, क्लाउड कवर एंड अदर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। तो आपको पता ही है वैसे भी कि एनर्जी का एनर्जी अवेलेबल कब होती है वो किसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम लोग जिधर भी सोलर पैनल्स लगाएंगे उधर सन का रेडिएशंस कितना आता है उसके ऊपर मेनली डिपेंड है। उससे हमारा लोकेशन क्या है, हम लोग किधर रहते हैं। अभी एंटार्क्टिका में कंपैरेटिवली कम रहेगा और इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सोलर ज्योमेट्री। उसमें सबसे पहला है स्लोप। इट इज़ अ नंबर दैट डिनोट्स द स्टीपनेस ऑफ सोलर पैनल। वो एक नंबर है जो सोलर पैनल के स्टीपनेस को डिनोट करता है। नेक्स्ट है लाइट कॉन्सेंट्रेशन। इट इज़ अ टर्म यूज टू फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग लाइट रेडिएशंस फ्रॉम सन on the solar panel to increase the power generated from the solar panel. सोलर पैनल जो पावर जनरेट करता है वो उसको इंक्रीज करने के लिए हम लाइट कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ करते हैं। वो हम मिरर्स वगैरह की हेल्प से करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, इट इज़ यूज टू डिफाइन द अमाउंट ऑफ लाइट और रेडिएशन फ्रॉम द सन कॉन्सेंट्रेटेड बाय अ गिवन कलेक्टर। कितना कॉन्सेंट्रेट हुआ है वो कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन रेशियो यूज़ करते हैं, उससे हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट है डिक्लिनेशन एंगल डेल्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के हिसाब से। तो डिक्लिनेशन एंगल को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। वो सीजनली चेंज होता है बिकॉज आपको पता है अर्थ अपने एक्सिस से थोड़ा टिल्ट है। ये बाजू के आप डायग्राम में भी देख रहे हो, तो जो सेंटर का लाइन है जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो एक रेफरेंस लाइन पकड़ के चलो, और ये नॉर्थ और साउथ पोल का जो लाइन है ये अपना अर्थ का डिक्लिनेशन है, वो अप्रॉक्स 23.45 डिग्रीज़ है। वो आपको अगर कैलकुलेट करना रहेगा तो उसका ये नीचे दिया हुआ फॉर्मूला आप देख सकते हो, 23.45 डिग्रीज़ इंटू साइन 360 डिग्री इंटू 284 प्लस n/365। वहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ डेज़ है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड है आर एंगल की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द सोलर आर एंगल इज़ अ मेजर ऑफ एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द सन एट द लोकल सोलर टाइम
एंड द सन इन सोलर नून इट इज़ एक्सप्रेस इन डिग्री और रेडियंस। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो अच्छे से सुनना। तो समझो एक आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे आर एंगल कैलकुलेट करना है, तो आप कैसा करोगे? तो आपको ये पता है कि एक पीक टाइम क्या रहता है सन का, जहाँ पे धूप सबसे ज़्यादा रहती है, उसको हम बोलेंगे सोलर नून। वो रहता है दोपहर के 12 बजे। ओके, और सन राइज होता है ईस्ट से और सेट होता है वेस्ट में। तो जो सुबह से लेकर के दोपहर तक 12 बजे तक का टाइम है, उसका जो आर एंगल रहेगा वो हम नेगेटिव में डिनोट करेंगे, और जो दोपहर के 12 बाद का टाइम है उसको हम लोग पॉजिटिव में डिनोट करेंगे। तो देखो उसका फॉर्मूला है H इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में T सोलार -12 ब्रैकेट क्लोज इंटू 15 हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अर्थ 360 डिग्री घूमता है, और हर 24 मतलब हर 1 घंटे में अप्रॉक्स 15 डिग्रीज वो टिल्ट घूम जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला में टी सोलर जो मेंशन किया हुआ है वो है आपको जो टाइम पे कैलकुलेट करना है वो टाइम। फॉर एग्जांपल इधर किया हुआ है 10 बजे सुबह के 10 AM, तो 10 - 12 इंटू 15 इज इक्वल टू -30 डिग्रीज। नेगेटिव इसलिए क्योंकि सुबह का 10 बजा है। और आप ये वाले डायग्राम में भी अच्छे से देख सकते हो कि सुबह के 12 बजे सोलर नून है यहाँ पे, और सुबह के 11 बजे, और ये जो एंगल ये बना रहा है ओमेगा, ये हमारा आर एंगल है। ओके, तो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड एंड डे लेंथ। लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड तो आपको पता ही रहेगा, वो एक ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट है। लॉन्जिट्यूड है वो ईस्ट टू वेस्ट पोजीशन में रहता है, और लैटिट्यूड है वो नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में रहता है। नेक्स्ट है डे लेंथ। डे लेंथ एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो दिन कितना बड़ा है, आप बोलते हो ना कि गर्मियों में दिन बहुत बड़ा रहता है और सर्दियों में कम रहता है, उसका डेफिनेशन है डे लेंथ का। इधर लिखा है कि डे लेंथ रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, जो मैंने आपको अभी बताया, ड्यूरिंग विच द अर्थ सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय सनलाइट। इट वेरीज थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ्स एक्सिस एंड इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। डे लेंथ कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला यहाँ पे है जो हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। और ये नेक्स्ट है एल्टीट्यूड एंगल और एजिम्यूथ एंगल। तो एल्टीट्यूड एंगल को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। तो एल्टीट्यूड एंगल क्या है? एल्टीट्यूड एंगल को हम एलिवेशन एंगल भी बोलते हैं। और सपोज आप ये डायग्राम देख रहे हो, और अब देखो ये अर्थ का हॉराइजन है और ये ऑब्जर्वर है, तो एक किसी स्टार को ऑब्जर्व कर रहा रहेगा, तो फिर उससे लेकर के स्टार तक एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन खींच लो, और एक इमेजिनरी लाइन उस ऑब्जर्वर से लेकर के उसके हॉराइजन के इसमें स्ट्रेट खींच लो, तो वो जो एंगल बनेगा वो रहेगा अपना एल्टीट्यूड एंगल। ओके, नेक्स्ट है एजिम्यूथ एंगल। फिर एजिम्यूथ एंगल कैसे डिनोट करते हैं, मतलब सबसे पहले ये देखो कि एजिम्यूथ एंगल बनता कैसे है। तो वही स्टार को देखो और सेम ऑब्जर्वर, उसका अपन ना एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे नीचे एल्टीट्यूड से, और फिर उधर से लेकर के नॉर्थ डायरेक्शन तक जितना एंगल बन सकता है ना, जितना एंगल बना है वो है हमारा एजिम्यूथ एंगल। देखते हैं द डेफिनेशन। द एजिम्यूथ एंगल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सन्स पोजीशन इन द स्काई हॉरिजॉन्टली रिलेटिव टू अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अर्थ। ओके, हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है एयर मास। तो एयर मास क्या है? एयर मास इज द पाथ लेंथ which light takes through the atmosphere normalized to the shortest possible path length, that is when the sun is directly overhead. The air mass quantifies the reduction in the power of light as it passes through the atmosphere and is absorbed by air and dust. The air mass is defined as am is equal to 1/cos theta. तो ये सब छोड़ो, आप डायग्राम में देखो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो एयर मास का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आप मेरे को ये बताओ, जब सूरज दोपहर के 12 बजे आपके सर के ऊपर रहता है,
तो उसको उसके रेडिएशंस को उतना कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अर्थ की एटमॉस्फेयर में कंपैरेटिवली व्हेन शाम को 4-5 बजे के टाइम पे, तभी आपको धूप भी कम लगता रहेगा। देखो आपने नोटिस किया है। और यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो आप, ये जो ब्लू कलर है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर समझ लो, और नीचे ये ब्राउन कलर है वो ग्राउंड समझ लो। तो देखो जो रात के दोपहर के 12 बजे का टाइम देखो, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में कंपैरेटिवली, जब शाम के या फिर सुबह के बोल लो आप, उसको देखो वाई डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो हम इसे कैलकुलेट करने के लिए, और देखो ये जो एंगल बन रहा है इसका हम यूज़ करते हैं एयर मास रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। और जो थीटा है इज़ द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, मतलब जेनिथ एंगल व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड। मतलब जब दोपहर के 12 बजे रहेंगे तो एयर मास रेशियो हमारा 1 रहने वाला है। और अगला वीडियो हमारा न्यूमेरिकल्स पे होने वाला है, तो वो देखना मत भूलिएगा। वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।